जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव दोनों को देखने वाले हैं। अगर आप हिंदी कोर के स्टूडेंट्स हैं तो सबसे पहले हिंदी कोर को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप हिंदी इलेक्टिव वाले स्टूडेंट्स हैं, ऊपर में आपको टाइमिंग दिख रहा होगा, थोड़ा सा वीडियो को आप इस टाइमिंग तक आगे बढ़ा लीजिए, आप लोगों को हिंदी इलेक्टिव का भी मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोगों का जो प्रोजेक्ट रेल का क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए, तो वीडियो को पूरा वॉच करना है, जरा सा भी आपको स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करोगे तो हो सकता है यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख जाए। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों विषयों का देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। सवाल में आपसे बोला गया है कि मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, पंक्तियों में मैं किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो ये जो प्रयुक्त हुआ है बताना है आपको किसके लिए, ठीक है। ऑप्शन ए कवि के लिए, जग प्रशंसक के लिए, या फिर प्रियजन के लिए, या फिर प्रिया के लिए। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सभी को इसका आंसर करना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कवि के लिए, ठीक है। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन आपके पास है, ध्यान से देखिए। सही जवाब हो जाएगा इसका 1907 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि भक्तिन संस्मरणात्मक रेखा चित्र का प्रथम परिच्छेद किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है, आपका बताना है भक्तिन के बचपन से, भक्तिन के विवाह एवं ससुराल से, पिता की मृत्यु से, उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। अच्छा, भक्तिन को किस सिक्कों की टस्काल क्यों कहा गया है। तो ऐसा क्यों कहा गया है, तो केवल बेटियां ही पैदा होने के कारण, ठीक है। बेटियां नहीं होगा, बेटियां होगा, ठीक है। तो इसको सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका भक्तिन संस्मरण महादेवी वर्मा की किस कृति में है। तो ये जो कृति है ये स्मृति की रेखाओं में है। किसमें, स्मृति की रेखाओं में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हरिवंश राय बच्चन किस वाद के कवि हैं, आपको बतानी है। तो ये हैं, बताना है आपको। तो हलवाद, क्या हो जाएगा, हालावाद, ठीक है। तो ऐसे हलवाद होना चाहिए, स्पेलिंग सब जगह मिस्टेक किया है इसने, तो सही कर लीजिएगा। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिया है सभी ऑब्जेक्टिव को। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न आपको दिखा देते हैं, इसके बाद सब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे। जैसे कि कवि किसका भार लिए फिरता है, इसके बाद आपसे पूछा है शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, पंक्ति का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना था, महादेवी वर्मा ने लक्ष्मीन का भक्तिन नाम क्यों रखा है, और लेखिका ने भक्तिन को अपना सेवक क्यों नहीं माना है। तो ये तो हो गया। और उसके बाद यहाँ पे और भी सवाल है, सभी 12 सवालों का हम लोग सब्जेक्टिव का आंसर देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन था आपका कि कवि किसका भार लिए फिरता है। तो कवि जगत और सांसारिक जीवन का भार लिए फिरता है। वो संसार की पीड़ा, संघर्ष, दुख और जिम्मेदारियों को अपने हृदय में समेट कर चलता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए आप लोग। दूसरा सवाल था हमारा, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, पंक्ति में काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना था। तो देखिए इस पंक्ति में कवि ने अपने भीतर के विरोधाभास को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। बाहर से उसकी वाणी शांत है, मधुर है, शीतल है, परंतु भीतर वो प्रेम विरह की जलती हुई आग लिए हुए है। भाषा सरल और भावपूर्ण है तथा पंक्ति में विरोधाभास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लेना। अगला सवाल था क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा गया था कि महादेवी वर्मा ने लक्ष्मीबाई का नाम भक्तिन क्यों रखा। देखिए जब लक्ष्मीबाई पहली बार महादेवी वर्मा के घर आई तब उसकी वेशभूषा गृहस्थ और वैराग्य दोनों का मिश्रण थी। उसका सिर मुंडा था, गले में कंठी पड़ी थी। इस रूप की भक्ति और संन्यास का भाव दिखता था, इसलिए लेखिका ने उसे प्रेम से भक्तिन का नाम दिया। अगला सवाल था हमारा कि लेखिका ने भक्तिन को अपना सेवक क्यों नहीं माना। तो लेखिका और भक्तिन का संबंध केवल सेवक मालिक का नहीं था, उनमें आत्मीयता, विश्वास और स्नेह का गहरा भाव था। भक्तिन लेखिका की सेविका का दायित्व नहीं बल्कि प्रेम का भाव मानकर निभाती थी। इसी आत्मीय संबंध के कारण लेखिका ने उसे कभी अपना सेवक नहीं माना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 11 पे। कहा गया है कि भक्तिन अपना वस्तुनिष्ठ नाम लोगों से क्यों छिपाती थी, इससे उसकी कौन सी विशेषता प्रकट होती है। देखिए भक्तिन अपना वास्तविक नाम इसलिए छुपाती थी क्योंकि उसका असली नाम लक्ष्मी था, परंतु उसका जीवन अत्यंत अभाव और निर्धनता से भरा हुआ था। लक्ष्मी का नाम उसके जीवन की वास्तविकता से मेल नहीं खाता था। उसे लगता था कि यह नाम वैभव और संपन्नता का प्रतीक है, जबकि वह स्वयं इसके विपरीत अवस्था में थी। इससे उसकी सादगी, आत्मसम्मान, संकोच और सत्य को स्वीकार करने का स्वभाव प्रकट होता है। वो दिखावे से दूर सरल और निष्कपट स्वभाव की थी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसका आखिरी सवाल था, ठीक है, हिंदी कोर का।
आत्मकथा कविता के आधार पर कवि के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। आत्मकथा कविता के आधार पर कवि का व्यक्तित्व अत्यंत भावुक, प्रेमपूर्ण और संवेदनशील प्रतीत होता है। कवि प्रेम को जीवन का मूल मानता है और प्रेम की अनुभूति को संसार में बांटना चाहता है। उसके भीतर गहन वेदना, विरह और आत्मदर्शन के भाव भरे हैं। कवि का हृदय सरल, कोमल और प्रेम के उद्गारों से परिपूर्ण है। वह प्रेम में दुख झेलता है, परंतु प्रेम को संसार की सबसे बड़ी शक्ति मानता है। इस प्रकार कवि का रूप प्रेमी, संवेदनशील, त्यागी और भाव समृद्ध के रूप में उभरता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया आपके कोर का कंप्लीट। चलिए अब देखेंगे हिंदी इलेक्टिव को। अब हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इलेक्टिव का जो आप लोग का मंथली टेस्ट हुआ था उसके सॉल्यूशन को देखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपके फाइनल एग्जाम के लिए, प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, सारे एग्जामों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। सबसे पहला सवाल था कि रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है, आपको बताना है। इनका जन्म स्थान हुआ था अगोना के उत्तर प्रदेश में। ठीक है, प्रेमचंद की छाया स्मृति किस विद्या की रचना है, ये बताइए। तो ये है संरचनात्मक निबंध। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रामचंद्र शुक्ल के पिताजी अपने परिवार के सदस्यों को प्रायः रात्रि में किस पुस्तक को पढ़कर सुनाया करते थे। किसे पढ़कर सुनाया करते थे, किस नहीं होगा, किसे। ठीक है, किसे पुस्तक पढ़कर सुनाया करते थे। रामचरितमानस, ये उल्टा क्वेश्चन दे देता है, सॉरी। किस पुस्तक को पढ़कर सुनाया करते थे। तो रामचरितमानस पढ़ते थे, हाँ, रामचंद्रिका भी पढ़ते थे, सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी पढ़ते थे, सभी को पढ़ा करते थे। ठीक है, तो जितने भी ऑप्शन है सबको। जयशंकर प्रसाद जी विद्यालय शिक्षा किस शिक्षा का तक प्राप्त कर सके हैं, यानी कहाँ तक प्राप्त उन्होंने शिक्षा किया, ये बताना है आपको। तो 8वीं तक। कहाँ तक, 8वीं तक। सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है, आपको बताना है। तो ये रंगभूमि का अंश है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। सुमेरिनी के मन के कितने भाग में है। तो ये कितने भाग में लिखा गया ये बताइए। तो 3 भाग में। ठीक है, देखिए ना, 3 का स्पेलिंग भी गलत टाइप किया ये लोग, 3 होगा। ठीक है, चलो उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, और मैं इसका आंसर आप लोगों को लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन है आपका कि बचपन में रामचंद्र शुक्ल के मन में भारतेंदु जी के प्रति कैसी भावना बनी रहती थी। देखिए, बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति एक गहरी, अद्भुत और सम्मानपूर्ण भावना रहती थी। वे भारतेंदु और राजा हरिश्चंद्र दोनों को एक जैसा समझते थे और उन्हें आदर्श पुरुष मानते थे। नेक्स्ट सवाल है आपका कि निसंदेह शब्द को लेकर लेखक के किस प्रसंग का उल्लेख किया गया है। लेखक जिस स्थान पर रहता था वहाँ स्थानीय लोग उर्दू शब्दों के अभ्यस्त थे। जब लेखक का मित्र निसंदेह शब्द का प्रयोग करता था तो ये शब्द उन लोगों को अटपटा लगता था, इसलिए उन्होंने मजाक में लेखक और उसकी मंडली का नाम ही निसंदेह रख दिया। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आए। अगला सवाल है आपका, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कवि के अनुसार आशा मनुष्य को जीवन की वास्तविकता समझने नहीं देती है। यही कल्पना है सुखों का भ्रम पैदा कर देती है, जिससे मनुष्य वास्तविक समस्याओं से दूर हो जाता है और उसका समय नष्ट होता है। इसलिए कवि ने आशा को बावली कहा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि काने, क्वेश्चन हमें यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, देख लीजिएगा। कवि होगा, है ना। कवि ने भारत की निम्न विशेषताओं का वर्णन किया है। कांसलिया, देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है। कविता में जयशंकर प्रसाद ने, ये कविता का नाम है, भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। ठीक है, उत्तर में आपको लिखना है कि कवि ने भारत के निम्न विशेषताओं की ओर संकेत किया है। भारत मधुमेह, सुंदर और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर देश है। यहाँ के लोगों का व्यवहार अत्यंत मधुर और विनम्र है। तीसरा में लिखना है, अजनबियों को भी सहज स्वीकार किया जाता है। देशवासियों के हृदय में करुणा और सहानुभूति की भावना होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा था आपको सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए इसका। ठीक है, इसका क्या सौंदर्य ये वो स्पष्ट करना है, कविता का टुकड़ा है। देखिए इन पंक्तियों में, हाँ यही सही नाम है। ठीक है ना, देख लीजिएगा। काने स्लेया का गीत कविता का अत्यंत सुंदर काव्य सौंदर्य प्रकट किया गया है। इसमें भारत की प्रकृति, मधुर वातावरण और सांस्कृतिक भावभूमि का सुंदर चित्रण है। भाषा खड़ी बोली, सरल, भावपूर्ण और तत्सम प्रधान है। छायावादी शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। पंक्ति में अनुप्रास, रूपक और मानवीकरण अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। उषा को मधुरता भरने वाली रूप के रूप में प्रस्तुत कर कवि ने प्रकृति का मानवीय रूप दिया है। संपूर्ण पंक्तियाँ प्रतीकात्मक सौंदर्य से युक्त है और मन में कोमल भाव जगाती है।
चलिए, सूरदास जगधर ने अपनी आर्थिक हानि गुप्त क्यों रखना चाहता था? सूरदास जगधर से, ठीक है, अलग अलग नाम है, अपनी आर्थिक हानि गुप्त क्यों रखना चाहता था, यानी छिपा कर क्यों रखना चाहता था? देखिए, सूरदास अंधा भिखारी था और लोगों को दान पर ही जीवित रहता था। यदि लोगों को पता चल जाता कि उसके पास धन है तो वे उस पर संदेह करने लगते और दान देना बंद कर देते। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें भी करने लगते, जिससे उसकी स्थिति और दयनीय हो सकती थी। इसलिए सूरदास ने अपनी आर्थिक हानि और धन की वास्तविक स्थिति जगधर से भी गुप्त रखना चाहता था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया भाई। तो यहीं तक था इसका आंसर आप लोग का। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यदि आपने अभी तक अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो हमारे दिए गए नंबर पर एक बार मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।